हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 28 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल अमृता स्टोरीज पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। गिन्नी वापस चली गई और शवी दरवाजा बंद करके बेड पर बैठ गई और अलीशा की बातें याद करके फिर से उसकी आंखें भर आई। उसने अपनी अंगूठी को एक बार अपनी अनामिका में डाला और पहले आंखों पर लगाया और फिर चूम लिया। थोड़ी देर में दाइमा उसके रूम में आई और बोली, बेटा टाइम पर तैयार हो जाना, हमें लेट नहीं होना चाहिए आरुष के घर चलने के लिए। वो कहना तो और भी कुछ चाहती थी मगर हिम्मत नहीं हुई तो वो इतना बोलकर वहां से चली गई। तभी एक छोटी बच्ची सिया दौड़ते हुए शवी के पास आई और बोली, दीदी दीदी, आपकी सगाई फिर से होने वाली है क्या आज? लेकिन आपकी सगाई तो जीजू से हो चुकी थी ना, फिर क्यों दोबारा कर रहे हो? या फिर किसी और से शादी करने वाले हो आप? प्लीज दीदी, आप जीजू से ही शादी करना, हमें वही जीजू अच्छे लगते हैं। वो कितने अच्छे हैं और आपसे कितना प्यार भी करते हैं और हमसे भी। क्या आप उनसे प्यार नहीं करती? उसके सवाल से शवी के दिल को कचोट कर रख दिया था। वो जमीन पर उसके बराबर होकर बैठी और उसके कंधों से पकड़कर नम आंखों से साथ चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर बोली, बच्चे, जिस दिन मैं उनसे प्यार करना बंद कर दूंगी ना, उस दिन मेरा दिल धड़कना छोड़ देगा। आपकी दीदी जिंदा ही नहीं बचेगी उस दिन। उसकी बात सुनकर सिया ने उसके होठों पर उंगली रख दी और बोली, ऐसा मत बोलिए दीदी, आप अगर जीजू से प्यार करती हैं तो फिर किसी और के साथ शादी कैसे कर सकते हो? शवी ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर बोली, बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, मेरी बात को समझ नहीं पाओगे। बस इतना समझ लीजिए कि आपकी दीदी जो भी कर रही है ना, वो सब कुछ ठीक करने के लिए ही कर रही है। अभी आप जाओ यहाँ से, दीदी को कुछ काम है। बच्चे ठीक है? सिया वहां से सर हिलाकर चली गई और शवी बस अपनी ही दुनिया में गुम थी। वहीं ऋत्विक पता नहीं क्या सोचकर बैठा हुआ था। सुबह से वो भी अपने कमरे में ही बंद था, आंखें उसकी भी रोने से सूजी हुई थी। इधर उधर टहल रहा था पूरे कमरे में। वो बोला, तैयार रहना जाना, आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने। आज तुम्हें सब कुछ याद दिलाकर ही रहूंगा, तुम चाहो तब भी और ना चाहो तब भी। आज या तो मेरी जाना फिर से मेरी होगी या फिर आज के बाद ऋत्विक सिंघानिया सबकी यादों में ही रह जाएगा। इतना कहकर उसने फोन में शवी की फोटो को चूम लिया। वहीं दूसरी ओर आरुष खुद से बोला, क्या पहनूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हो गया है आज मुझे, इतना चूजी क्यों हो रहा हूं मैं? शायद तुम्हारे ही प्यार का असर है ये मिस फेरी। शवी की फोटो को देखते हुए बोला और मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद मुश्किल से डिसाइड कर पाया कि कौन सा आउटफिट पहनना है उसे। शाम हो चुकी थी, आरुष के घर में सब तैयार हो चुके थे, मेहमान आने शुरू हो चुके थे और सब तरफ चहल पहल थी। खुशी का माहौल था, सब तैयार हो चुके थे। वहीं आश्रम में भी सब तैयार हो चुके थे। गाड़ियों का इंतजाम आरुष ने कर दिया था तो सब लोग चेहरे पर एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ चल पड़े थे। आज शवी ने लाइट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था। चेहरे पर रिया और गिन्नी के जोर देने पर हल्का सा उसने मेकअप कर लिया था, लेकिन चेहरे पर वो रौनक, वो रवानगी नहीं थी जो होनी चाहिए। होती भी कैसे, सब कुछ खोने वाला था आज उससे। उसका उसका प्यार, उसकी जिंदगी, सब कुछ तो चाहकर भी वो चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पा रही थी। कुछ समय बाद वो लोग पहुंच चुके थे आरुष के घर के बाहर। आरुष की मॉम ने उनका खूब अच्छे से आदर सहित स्वागत किया और शवी की आरती भी की और फिर सबको अंदर लेकर चले गए। शवी को देखकर उनके रिश्तेदार सब लोग आरुष की किस्मत पर रश्क कर रहे थे कि इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई है इसे। आरुष ने जैसे ही शवी को देखा तो बस देखता ही रह गया। रिया और गिन्नी उसे स्टेज तक लेकर गई तो आरुष ने उसका हाथ थामने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो शवी सोच में पड़ गई। फिर रिया ने उसे हिलाया तो वो होश में आई और अपना हाथ हिचकिचाते हुए आरुष के हाथ में रख दिया। आरुष ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता से स्टेज पर ले आया और अपने पास और प्यार से उसे निहारने लगा। जबकि शवी नजरें नीचे करके खड़ी थी, आरुष की मॉम स्टेज पर आई और दोनों को एक जगह जमीन पर, यहाँ पूजा की तैयारी की गई थी और पंडित जी भी आ चुके थे, वहां पर बिठा दिया। पंडित जी ने पूजा की और फिर दोनों को स्टेज पर बने कपल काउच पर बिठा दिया। शवी ने नजरें इधर उधर दौड़ाई जैसे किसी को ढूंढ रही हो या फिर किसी को नहीं, अपने ऋत्विक को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। एक तरह से उसे थोड़ा रिलैक्स भी लग रहा था उसे वहां ना पाकर, और वही एक खालीपन सा भी लग रहा था। दिल कैसे असमंजस में था वो खुद नहीं जानती थी। तभी सारे हॉल की लाइट्स बंद हो गई, सब हैरान हो गए। तभी हॉल के बीचों बीच एक स्पॉटलाइट चल पड़ी। सबने उस तरफ देखा तो हैरान रह गए। शोवी की तो आंखें मानो हैरानी से फट ही चुकी थी। वो एक टक सामने ही देखे जा रही थी और आरुष कुछ खास खुश नहीं हुआ सामने का नजारा देखकर, बल्कि वो हैरान था। सामने ऋत्विक हाथ में गिटार लिए खड़ा था।
ब्लू कलर का थ्री पीस सूट पहना हुआ था, बाल अच्छे से सेट किए हुए थे, हाथ में घड़ी थी। ओवरऑल वही ऋत्विक सिंघानिया वाला डैम किलर लुक। बस कमी थी आंखों में चमक की। अभी सबको हैरानी का सिलसिला भी खत्म भी नहीं हुआ था कि ऋत्विक ने गिटार पर अपनी उंगलियां चलानी शुरू कर दी। ऑटो ट्यून प्ले हुई, उससे ऋत्विक की तरफ देखने लगी, जिसे सुनते ही ऋत्विक ने गाना शुरू किया। गाना कुछ यूं था, ऋत्विक छवि की तरफ देखते हुए अपने गिटार पर उंगलियां चलाते हुए गाने लगा। जो भी कस्में खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है। उसकी बातें जो वो गाने के बोलों के जरिए कहना चाह रहा था, छवि के दिल तक बखूबी पहुंच रही थी और उसे ऋत्विक के साथ बिताए हुए अपने सारे प्यार भरे पल याद आने लगे। उसकी आंखें ना चाहते हुए भी भर आई। ऋत्विक आगे बोला, दिन वो बड़े हसीन थे, रातें भी खुश नसीब थी, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा, क्या तुम्हें याद है। थोड़ा सा आगे स्टेज की तरफ बढ़ते हुए वो शवि के सामने आके खड़ा हुआ और शवि की आंखों में नमी देखते हुए उसकी आंखें भी भर गई थी, लेकिन खुद को काबू करते हुए वो स्टेज से सीधा नीचे उतर आया और आगे वैसे ही शवि की तरफ देखते हुए गाने लगा। तभी उसने किसी को इशारा किया और अचानक से ऋत्विक के सर के ठीक ऊपर छत पर लगा हुआ झूमर हिलने लगा, लेकिन ऋत्विक अपने ही धुन में बजाए जा रहा था। किसी का भी ध्यान नहीं गया, लेकिन शवि का ध्यान जैसे ही झूमर की तरफ गया तो वो घबरा गई और वो झूमर धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगा। तो शवि भागते हुए स्टेज से नीचे उतर आई। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे, लेकिन शवि को उस सब की कोई परवाह ही नहीं थी। इससे पहले कि वो झूमर ऋत्विक के ऊपर गिरता, शवि ने झटके से जाकर उसे एक और खींच लिया और झूमर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। और शवि ऋत्विक के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए इधर उधर देखने लगी कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। ये देखकर ऋत्विक के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई और वो फिर से बोला, क्या तुम्हें याद है। शवि आंखों में आंसू लिए हुए उसके चेहरे को थामे हुए बोली, हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है। दिन के उजालों में, ख्वाबों ख्यालों में मैंने तुझे पल पल देखा, मेरी जिंदगानी तू, मेरी कहानी तू, तू है मेरे हाथों की रेखा। ऋत्विक ने जल्दी से उसके आगे कुछ भी बोलने से पहले झटके से खींचकर अपने उसे सीने से लगा लिया और कसकर थाम लिया, जैसे छोड़ते ही वो इससे अलग हो जाएगी। और शवि ने भी उसे वैसे ही थाम कर रखा था। सब लोग ये नजारा देखकर हैरान थे। कुछ खुशी से, दाइमा, गिनी, रिया, अंबर और आश्रम के सभी लोग, तो कुछ दुख के मारे आरुष और उसके मॉम डैड और अलीशा गुस्से से भिनभिनाने लगी। शवि कुछ देर बाद उससे अलग हुई, गुस्से से उसे डांटते हुए, क्या करते हैं आप, जब पता था कि झूमर गिरने वाला है तो पीछे नहीं हट सकते थे। अभी अगर वो ऊपर गिर जाता तो। हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं आप, ये नहीं सोचते कि किसी और को कितनी तकलीफ होगी। आपकी तकलीफ से जानबूझकर किया है ना आपने ऐसा। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर गई होती। ऋत्विक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया तो शवि उसका हाथ हटाते हुए बोली, क्यों चुप करवा रहे हैं, अब नहीं सुन सकते ना मेरे लिए ऐसे शब्द आप, तो फिर मैं कैसे आपको तकलीफ में दे सकती हूँ, बताइए मुझे। ऋत्विक उसके चेहरे को हाथों में थामते हुए बोला, तुम्हें सब कुछ याद है ना जाना। उसका सवाल सुनकर शवि जैसे किसी हिप्नोटिज्म से बाहर आई हो। वो हैरानी से उसे देखने लगी, जो आंखों में नमी के साथ होठों पर मुस्कुराहट लिए उसे ही प्यार से देख रहा था। वहीं ये सब देखकर आरुष तो ब्लैक हो चुका था, उसकी आंखें भी हल्की नमी उतर आई थी। आरुष स्टेज से नीचे उतर आया और शवि के पास आके खड़ा हो गया, उसे गौर से देखने लगा। शवि को जब एहसास हुआ कि अभी अभी उसने क्या कर डाला है अपने जज्बातों में बहकर, तो उसने आसपास देखा तो एहसास हुआ कि कितनी बड़ी गलती कर बैठी है वो। शवि ने आरुष की तरफ देखते हुए कहा, वो झूमर एकदम से गिरने वाला था तो बस वो। अटकते हुए उसने अपनी बात कही तो आरुष फिर से बोली, चलिए आरुष जी, रिंग एक्सचेंज करने का समय हो रहा है। कहते हुए वो स्टेज की तरफ बढ़ने लगी तो ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कोई सगाई नहीं होगी यहाँ अब। शवि ने हैरानी से पलटकर देखा तो ऋत्विक की आंखों में उसे अब संजीदगी दिखाई दी थी, जिससे वो अच्छी तरह से वाकिफ थी कि अब वो वही करेगा जो उसे करना है। इसलिए वो थोड़ा डर गई थी कि कोई सीन ना क्रिएट हो जाए। शवि ने ऋत्विक की तरफ देखते हुए कहा, ना में सिर हिलाया तो ऋत्विक ने भी ना में सिर हिला दिया और चल के उसके पास आया और बोला, अब नहीं जाना, बस अब बस, बहुत देख लिया मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा तुमसे दूर रहना। मैं बहुत इंतजार किया है मैंने इस पल का, और अब चाहे कुछ भी हो, क्यों ना हो जाए, अब मैं अपनी जाना को खुद से दूर नहीं होने दूंगा और ना ही एक कॉर्नर में खड़ी हुई अलीशा की तरफ एक जलती हुई नजर डालते हुए किसी को उससे दूर करने दूंगा। और वैसे भी अभी तो बहुतों के चेहरों से नकाब हटाना है मुझे। उसकी बात सुनकर शवि आंखें छोटी करके हैरानी से उसे देखने लगी और आरुष भी। ऋत्विक आगे बोला, वो क्या है ना, लोगों ने अभी तक ऋत्विक सिंघानिया का वही सॉफ्ट साइड देखा है,
जो कि उसकी जाना के लिए है, लेकिन उसका डार्क साइड अभी तक किसी ने नहीं देखा है। नहीं तो मेरी जाना को इमोशनली ब्लैकमेल करने की हिम्मत तो वो इस जन्म में तो वो कम से कम नहीं करता। शबी हैरानी से उसे देख रही थी, तो वो उसकी तरफ देखते हुए प्यार से बोला, क्यों करती हो जाना हमेशा ऐसा? सारे दुख सारी तकलीफें खुद के हिस्से में ही क्यों लिख देती हो? हाँ, सब सच जान गया हूँ मैं, और अभी नहीं बल्कि आज सुबह ही, जब अलीशा की तरफ देखते हुए, कोई तुम्हें फिर से धमकी देने आया था। वो शबी का हाथ पकड़कर उसे अलीशा के पास गया और उसके सामने जाकर और उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या लगा था कि जैसे भी चाहोगी इसे इस्तेमाल कर लोगी अपने घटिया मंसूबों को अंजाम देने के लिए, लेकिन शायद ये भूल गई थी कि किससे डील कर रही हो। ये शबी की तरफ इशारा करते हुए, कोई आम सी लड़की नहीं है जिसे कोई जैसे चाहे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर ले। ये ऋत्विक सिंघानिया की जाना है, उसकी जिंदगी है, उसकी मोहब्बत है, जिसमें ऋत्विक सिंघानिया की जान बसती है। उसे धमकाने के बारे में सोचा भी कैसे तुमने? एक बार भी ये ख्याल दिमाग में नहीं आया कि जब मुझे सच्चाई का पता चलेगा तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? उसकी बातें सुनकर अलीशा भी हैरान हो गई और इसे देखने लगी, तो उसे ऐसे हैरान होते हुए देखकर ऋत्विक बोला, क्या सोच रही हो? यही ना कि मुझे कैसे पता चला आखिर तुम्हारी सच्चाई का? आखिर तुमने तो बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखे थे, है ना? तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे कैसे पता चला। आज सुबह ऋत्विक खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। उसका मन बहुत अशांत था आज। उसने सोचा था कि वो सीधे शाम को ही जाएगा शवी के पास, लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। उड़कर जाने को दिल कर रहा था अपनी जाना के पास, उसे देखने का। तो बस फिर क्या था, वो चल पड़ा अपने दिल के पीछे पीछे शबी को देखने के लिए, अपने दिल को ठंडक देने के लिए। वहां पहुंचकर वो गेट की तरफ जाने को हुआ, फिर खुद से बोला, नहीं नहीं, अगर सामने से जाऊंगा तो वो वैसे भी मुझ पर गुस्सा करेगी और अकेले में मिलकर बात भी नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा है कि उसके रूम की खिड़की से अंदर जाऊं, अच्छे से उसे देख भी पाऊंगा और बात भी कर लूंगा प्राइवेटली। हाँ, यही सही रहेगा। सोचते हुए वो उसके रूम की खिड़की की तरफ जाते हुए पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगा और खिड़की के पास पहुंचकर उसके कानों में कुछ आवाजें पहुंची, जिसे सुनकर वो दंग रह गया। अलीशा शवी को धमका रही थी और साथ ही ऋत्विक को ये भी पता चल गया कि शवी को सब कुछ याद है और वो सब नाटक कर रही थी उसे भूलने का। अलीशा के कहने पर पूरी बात जानने के बाद उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल बेशुमार गुस्सा आंखों में चमकने लगा, जो कि अलीशा के लिए था। मन तो किया था कि अभी जाकर उसके बालों से पकड़कर उसे अच्छा सा सबक सिखाए और साथ ही उसी खिड़की से उसे बाहर फेंक दे, लेकिन अभी ऐसा करने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सबके सामने उसके चेहरे से नकाब हटाने में जो मजा है वो ऐसे नहीं, इसलिए आज शाम तक का वेट करने का सोचकर उसने खुद के गुस्से को शांत किया। लेकिन जब तक अलीशा वहां से चली नहीं गई तब तक वो वहीं रहा और उसकी सारी बात सुनी, और फिर उसके जाने के बाद वो वहां से चला गया। शाम को क्या करना है ये सोचते हुए, मैं चाहता तो तभी तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे सकता था, लेकिन उसमें इतना मजा भी नहीं आता ना। अगर तभी तुम्हें सबक सिखा देता तो अब सबके सामने तुम्हारे इस छोटे से दिमाग की बड़ी सी गंदगी को कैसे ला पाता? सस्ते में छूट जाती तुम तो, जो कि मैं नहीं चाहता था। किसी भी कीमत पर तुमने ऋत्विक सिंघानिया की जाना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मैं तो उस हवा तक को भी पलट कर रख दूं जो मेरी जाना का बाल तक बांका करने के लिए बहे। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान को बख्श दूंगा जो उसे दुखी करे, उसकी आंखों से आंसू बहाए? ना ना ना, इतना दयावान नहीं हूं मैं। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया था, खुद के ऊपर से झूमर गिरवाने का प्लान, ताकि मेरी जाना सबके सामने ये कबूल करे कि उसे मैं याद हूँ, और फिर मैं तुम्हारा ये घिनौना सच सबके सामने लेकर आऊं। एक साथ मेरे दोनों काम हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जाना सब कुछ होते हुए देख सकती है, लेकिन मुझे किसी भी तरह का कोई नुकसान हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती वो। तो बस मैंने ये सब किया। खैर वो सब छोड़ो, और अब मुझे बताओ कि तुम्हारी सजा मैं सुनाऊं या फिर अपनी जाना से कहूँ ये शुभ काम करने के लिए भी? उसकी बात पर अलीशा उसके पास आकर उसे रोने का नाटक करते हुए बोली, प्लीज ऋत्विक, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने गलती की है, लेकिन मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि तुम्हें अपना बना सकूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सच में ऋत्विक, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। तुम मेरे हो जाओ। आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हुए, और मुझे अपना बना लो प्लीज ऋत्विक, प्लीज। मैं वादा करती हूँ कि हमेशा वही करूंगी जो तुम कहोगे, वैसे ही रहूंगी जैसे तुम चाहोगे। मेरी बात मान लो ऋत्विक, प्लीज। वो गिड़गिड़ाने लगी तो ऋत्विक को और गुस्सा आने लगा, तो उसने उसका हाथ जोर से झटक दिया और जलती हुई आंखों से बोला, डोंट यू डेयर टू टच मी डैम इट। तुम्हारे स्पर्श से मैं घटिया नहीं बनना चाहता, समझी तुम? एक लड़की होकर तुम एक लड़की के साथ ऐसा कर सकती हो? उसे उसके अपनों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करके अपने घटिया मंसूबों को पूरा करना चाहती थी तुम? अगर तुम्हारे उस दिन के घटिया प्लान की वजह से
शवि को कुछ हो जाता तो मुझे खुद नहीं अंदाजा कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करता। अब मैं तुम्हारा साया तक नहीं पड़ने दूंगा अपनी शवि पर या उसके परिवार पर। और हाँ, याद रखना, मेरी जाना और उसे जुड़े किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाने से पहले तुम्हें ऋत्विक सिंघानिया नाम के दीवार को पार करना होगा। इतना कहकर उसने अंबर को आवाज दी और वो अपने साथ पुलिस को लेकर अंदर आया। पुलिस को देखकर सब हैरान हुए। शवि हैरानी से ऋत्विक की तरफ देखने लगी। ऋत्विक बोला, शुक्र मनाओ कि पुलिस के हाथों दे रहा हूं मैं तुम्हें, बच गई तुम। सुरक्षित रहोगी जेल में, वरना खुद तुम्हें हैंडल करता तो शायद जान ही ले लेता तुम्हारी मैं। लेकिन कानून की इज्जत करता हूँ, इसलिए उसी के हाथों सौंप रहा हूँ। बट आई विल मेक श्योर कि तुम इस जन्म में तो जेल से बाहर ना आ सको। कहकर उसने इंस्पेक्टर को इशारा किया तो लेडी कांस्टेबल ने अलीशा को हथकड़ी पहनाई। अलीशा आंखें फाड़ कर देखी जा रही थी। वो शवि की तरफ गुस्से से देखते हुए घूर कर बोली, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें शवि, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जान से मार डालूंगी मैं तुम्हें, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। उसकी बात पर ऋत्विक ने शवि का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे हवा में ऊपर उठाते हुए बोला, फिलहाल अपनी जान की खैर मनाओ तुम। मेरी जाना की जान की रक्षा के लिए उसका मिस्टर सिंघानिया जिंदा है अभी। उसके इतना कहते ही पुलिस अलीशा को वहां से ले गई। ये देखकर एक कॉर्नर में खड़ा सैम आंखों में आई नमी को पोंछने लगा था। ऋत्विक शवि की तरफ पलटा और बोला, अब सब ठीक है जाना, चलो एक नई शुरुआत करते हैं, सब भूल कर फिर से आगे बढ़ते हैं। शवि बस अभी भी जो कुछ हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रही थी। ऋतिक वहां मौजूद सभी लोगों के सामने हाथ जोड़कर बोला, माफी चाहते हैं आपका समय बर्बाद करने के लिए, लेकिन अब सब ठीक है तो मैं अपनी जाना को लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर उसने शवि का हाथ कसकर पकड़ा और बाहर दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, कहीं नहीं लेकर जा सकते तुम शवि को। उसकी बात सुनकर दोनों ने पलटकर देखा तो आरुष चलकर वहां आया और ऋत्विक के सामने खड़ा हुआ और एक नजर शवि की ओर देखकर ऋत्विक से बोला, कहीं नहीं लेकर जा सकते हो तुम शवि को। ऋत्विक शवि का हाथ पकड़े हुए ही आगे आया और आरुष की तरफ नाराजगी से देखते हुए बोला, और क्यों नहीं लेके जा सकता मैं अपनी जाना को भला। आरुष भी उसकी आंखों में देखते हुए वैसे ही बोला, क्योंकि शायद अगर तुम भूल रहे हो तो याद दिला दूं कि आज मेरी और शवि की सगाई है और इस वक्त तुम उसी वेन्यू में खड़े हो, तो जाहिर सी बात है कि शवि यहीं रहेगी, क्योंकि अभी सगाई की रस्म पूरी नहीं हुई है। शायद इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है तुम्हारे सवाल के जवाब में। उसकी बात पर ऋत्विक ने उसे घूर कर देखा और फिर बोला, मुझे तो सब याद ही है, पर शायद तुम भूल गए हो कि शवि को सब कुछ याद आ गया है। फिर कुछ सोचकर, ओह सॉरी सॉरी, वो तो कुछ भूली ही नहीं थी। जो वो जिस वजह से ये सब जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ने जा रही थी तुम्हारे साथ, वो वजह ही अब खत्म हो चुकी है। तो इट्स ऑब्वियस है कि अब ये नाटक करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। कहते हुए उसने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए तो शवि वहीं रुकी रही। ऋत्विक पीछे मुड़कर उसे देखने लगा और ये देखकर ऋत्विक पीछे मुड़कर उसे देखते हुए बोला, आरुष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शवि नजरें झुकाकर खड़ी थी। ऋत्विक उसके पास आया और उसका चेहरा हाथों में थामकर ऊपर की ओर किया और प्यार से बोला, क्या हुआ जाना, रुक क्यों गई? चलो ना, अब यहाँ कोई काम नहीं है हमारा, सब ठीक हो चुका है। किसी भी रिश्ते को मजबूरी में अपनाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। शवि ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, जी नहीं, मैं मजबूरी में ये रिश्ता नहीं तो जोड़ना चाहती हूँ, लेकिन अपनी दाइमा और उनकी इज्जत की खातिर जोड़ना चाहती हूँ। नहीं चाहती मैं कि कोई उन पर उंगली उठाए, उनकी इज्जत पर कोई कीचड़ उछाले, कोई उनकी बेइज्जती करे। आज इतने लोग आए थे यहाँ, और जो सब कुछ आज हुआ, अभी उसके बाद अगर मैं आपके साथ चली गई तो सबकी बदनामी बहुत ज्यादा होगी, जो मैं नहीं चाहती। इसलिए आप यहाँ से जाइए। आज मेरी सगाई आरुष जी के साथ ही होगी और उसके बाद शादी भी। इतना कहते हुए उसने अपना हाथ ऋत्विक के हाथ से छुड़वा लिया और ये सब सुनकर ऋत्विक की आंखें फिर से नीली हो चुकी थी। वो बस नम आंखों से शवि की तरफ देखे जा रहा था। वो कुछ कहता ही जा करता कि इससे पहले ये गोली चलने की आवाज आई, जिससे सब लोग हैरान रह गए और बाहर की तरफ भागे देखने के लिए, क्योंकि आवाज बाहर से ही आई थी। बाहर का नजारा देखकर सब लोग हैरान रह गए। पुलिस, जो कि अभी अभी अलीशा को साथ लेकर गई थी, उनके बीच में और अलीशा के मंगवाए हुए गुंडों के बीच में झड़प हो चल रही थी। सबके हाथों में बंदूकें थी और अलीशा अब पुलिस की पकड़ से छूट चुकी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। आखिर यहाँ कुछ ही मिनटों में सबको लोग आगे की ओर बढ़ने लगे और आरुष ऋत्विक ने जाकर अलीशा के लाए हुए गुंडों को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस भी उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। सब बिजी हैं। इसी बात का फायदा उठाकर अलीशा ने एक गुंडे को इशारा किया और वो गुंडा सर हिलाकर शवि की तरफ बढ़ा। सबका ध्यान लड़ाई पर था, किसी को भनक भी ना हुई और उस गुंडे ने आकर शवि के नाक पर क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल रख दिया और तभी शवि बेहोश हो गई।
और वो गुंडा शवि को पीछे की तरफ ले गया। अलीशा का ध्यान उसी की तरफ था और ये देखकर उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने गुंडे को इशारा किया तो सब के सब वैसे ही गन पुलिस की ओर ताने हुए लड़खड़ाते हुए, क्योंकि ऋत्विक और आरुष ने उन्हें इतना मारा था कि मुश्किल से ही चल पा रहे थे। अलीशा को साथ लेकर गाड़ी की ओर बढ़ने लगे। ऋत्विक को उन सबको जान से ही मार डालना चाहता था, लेकिन पुलिस ने किसी तरह उसे उन सब से दूर किया और इसी बात का फायदा उन सब ने उठाया। ऋत्विक और आरुष उनकी तरफ बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि ऋत्विक के ठीक पीछे वही गुंडा बेहोश हुई छवि के गर्दन पर चाकू रखे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। ऋत्विक और आरुष ने उनकी नजरों का पीछा किया तो उनकी भी आंखें खुली की खुली रह गई। ऋत्विक ने अपने हाथों की मुट्ठियां बांध ली और उस गुंडे को जलती हुई आंखों से देखने लगा। वहीं आरुष की भी आंखों में गुस्सा बेहिसाब था। बाकी सबने भी ये नजारा देखा तो हैरान रह गए। ऋत्विक उस गुंडे की तरफ बढ़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जाना को हाथ लगाने की? हाथ तोड़कर तेरे गले में लटका दूंगा मैं। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ने की हुआ तो वो गुंडा शबी की गर्दन के करीब चाकू लाते हुए बोला, आगे बढ़ने की सोचना भी मत, नहीं तो चाकू इसके नाजुक गर्दन पर चलाने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा मुझे। चाकू को शबी की गर्दन के करीब जाते हुए देखकर ऋत्विक का दिल बैठ सा गया था। वो वहीं थम गया और हाथ आगे करते हुए बोला, नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, पक्का, बस उसे छोड़ दो प्लीज प्लीज। ऋत्विक की बात सुनकर वो गुंडा हंसने लगा और बोला, जाऊंगा तो मैं यहाँ से जरूर, और वो भी अभी, लेकिन उसे अपने साथ लेकर। और अगर किसी ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश भी की तो इस लड़की की जान जाने का जिम्मेदार वही होगा। उसकी बात सुनकर सब सुन रह गए थे, कोई अपनी जगह से नहीं हिला। आरुष और ऋत्विक भी बस खड़े होकर देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे थे। और वो गुंडा धीरे धीरे करके उनकी आंखों के सामने ही छवि को अलीशा के पास ले आया और उसे गाड़ी में डाल दिया। अलीशा ऋत्विक की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी माय डियर ऋत्विक, माय लव, आई नो कि इस वक्त तुम्हें ऐसे देखकर बहुत तकलीफ हो रही है, पर मैं भी क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं इस लड़की को तुम्हारे करीब नहीं देख सकती। गुस्से से शबी की तरफ देखते हुए, जहर लगती है ये मुझे, ये लड़की जब भी तुम्हारे पास होती है। फिर शबी के गालों को उसे पकड़ते हुए दबोचते हुए, मन तो करता है कि इसे जान से ही मार डालूं जब भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए प्यार भरे शब्द सुनती हूँ। फिर ऋत्विक की तरफ देखते हुए, जो पहले ही उसे जलती हुई आंखों से देख रहा था, क्योंकि अलीशा ने शबी को हर्ट करने के लिए हाथ बढ़ाया था। वो बोली, और यकीन मानो जब तक ये खुद मेरे रास्ते से नहीं हट जाती तब तक उसे मेरे पास ही रहना होगा, और अगर इसने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं इसे जान से मार ही डालूंगी। फिर तो तुम मेरे ही होगे ना। जब ये नहीं रहेगी। उसकी बात पर ऋत्विक का सारा खून खौल गया था। वो उसे घूरते हुए बोला, जुबान से कहो कि वो अपनी औकात में रहकर बात करे, नहीं तो तुम्हारे मुंह से जुबान खींचने में एक पल भी नहीं लगेगा मुझे। मेरी जाना के बारे में बात कर रही हो, तमीज और तहजीब का ख्याल रखो। और दूसरी बात, जिसकी जान लेने के बारे में बात कर रही हो वो अपनी ओर इशारा करते हुए, इस ऋत्विक सिंघाने की जान है और अपनी जान से मुझे बहुत प्यार है, इसलिए उसका बाल भी बांका हुआ तो तुम्हारी सांसें तुम्हारे शरीर का साथ कब छोड़ देंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और मुझे पाने की बात कर रही हो ना तुम। सुनो, ये ऋत्विक सिंघाने सिर्फ और सिर्फ अपनी जाना का था, है और रहेगा, ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि अगले आने वाले 7 जन्मों में भी। फिर चाहे कोई भी हमें अलग करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। उसकी बात सुनकर अलीशा मुस्कुराते हुए बोली, बस यही तो वजह है जो मुझे तुम्हारा और भी ज्यादा कायल और दीवाना बना देती है। तुम्हारा ये जुनून, ये पागलपन, जिस पर मेरा हक होना चाहिए था, फिर सिर्फ मेरा, और ये लड़की मेरा हक छीनना चाहती है, जो मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। नफरत करती हूँ मैं इस लड़की से, बेइंतहा नफरत। लेकर जा रही हूँ मैं इसे, क्योंकि इसे यहाँ रखूंगी तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। इसलिए ये मेरे सुरक्षा कवच का काम करेगी, क्योंकि जब तक ये मेरे पास होगी तब तक कोई मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। उसके बाद पर अब आरुष को भी गुस्सा आने लगा था, तो वो गुस्से से बोला, शर्म नहीं आती तुम्हें अलीशा, खुद को बचाने के लिए शबी को यूज करना चाहती हो। हद होती है कमीनेपन की भी। और एक बात, जितनी नफरत तुम शबी से करने का दावा करती हो ना, उसे 100 गुना ज्यादा नफरत मैं करने लगा हूँ तुमसे, अभी के अभी। छोड़ दो शबी को, नहीं तो बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर जान से मार डालूंगा। अलीशा हंसते हुए उसकी बात पर बोली, वाह वाह, क्या बात है, क्या किस्मत है इस लड़की की, 2-2 चाहने वाले हैं, लेकिन इसकी इसी किस्मत पर मुझे रश्क होता है। खैर, किसी को भी कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इसे लेकर ही जाऊंगी।
तभी तो मेरा ऋत्विक पास आएगा मेरे। तभी ऋत्विक बोला, ठीक है अलीशा, तुम करो जो तुम्हें करना है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरी जाना को इस एक खरोंच तक भी छू कर गुजरी ना, तो ये ऋत्विक सिंघानिया तुम्हारी लड़की होने का लिहाज भी भूल जाएगा। अलीशा मुस्कुरा दी और गाड़ी में बैठकर अपने गुंडों के साथ चल दी। पुलिस और आरुष ने कहा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो ऋत्विक बोला, अलीशा का पागलपन बढ़ता ही जा रहा है, इसे हमेशा के लिए खत्म करना बहुत जरूरी है। कहते हुए उसने अपनी गाड़ी निकाली और आरुष भी उसके साथ बैठ गया और साथ ही पुलिस की गाड़ी भी चल दी अलीशा की गाड़ी का पीछा करने के लिए। इधर अलीशा अभी भी शवी को घूरे जा रही थी। फिर उसे देखते हुए बोली, अब तक तो वो लोग चल भी पड़े होंगे मेरे लिए, मेरे पीछे आने के लिए, लेकिन मेरी जान उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गायब हो जाऊंगी हवा की तरह, क्योंकि इतनी आसानी से अलीशा तक नहीं पहुंचा जा सकता है ना, थोड़ी इंतजार तो बनता ही है। कहते हुए उसने गाड़ी चला दी। ड्राइवर को इशारा किया और उसने गाड़ी को टर्न किया। वहीं पीछे आ रही गाड़ियों में बैठे पुलिसकर्मी और ऋत्विक और आरुष जो कि बिल्कुल अलीशा की गाड़ी के साथ ही चल रहे थे, और अब तक उन्होंने गाड़ी को टर्न होते हुए देखा तो स्पीड बढ़ा दी। ऋत्विक बोला, ये अलीशा बहुत टेढ़ी खीरा है, ये हमें चकमा जरूर देगी, उलझाने की कोशिश करेगी, इतनी आसानी से इसे ट्रैप नहीं किया जा सकता, इसलिए बहुत सतर्क होना पड़ेगा हमें। आरुष भी बोला, सही कह रहे हो तुम ऋत्विक, हमें अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। ऋत्विक ने एक नजर उसकी ओर देखा और फिर आगे देखकर गाड़ी चलाने लगा, और तभी उसने उसी मोड़ से गाड़ी टर्न की जहां से अलीशा की गाड़ी टर्न हुई थी। पुलिस की गाड़ी ने भी ऋत्विक की गाड़ी के पीछे ही टर्न किया, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे तो अलीशा की गाड़ी वहां से गायब थी। ऋत्विक ने अपने आंखें गुस्से से बींच ली और स्टीयरिंग पर जोर से मारा, और ऋत्विक गुस्से से बोला, पता ही था मुझे, इस लड़की के दिमाग में जरूर कोई घटियापन चल रहा होगा, पर इसे लगता है कि ये बहुत स्मार्ट है, लेकिन भूल गई ये शायद कि इस बार इसका पाला ऋत्विक सिंघानिया से पड़ा है, जो इतनी आसानी से हार नहीं मानता। और फिर बात जब उसकी जाना की हो तो फिर तो मेरे पास ऑलरेडी रेस्क्यू प्लान तैयार ही होगा ना। जहां से ऐसे लोगों की सोच शुरू होती है, वहां से मेरी सोच शुरू होती है। उसकी बातों का मतलब ना समझ पाने पर आखिर आरुष ने पूछ ही लिया, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? आखिर मैं कुछ समझा नहीं। ऋत्विक आगे रास्ते की तरफ देखते हुए बोला, अलीशा को लगता है कि वो हमें चकमा देकर भाग चुकी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके पीछे ऑलरेडी मेरे 2 आदमियों की एक गाड़ी लगी है जिसमें एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, जिसका ट्रैकर मेरे फोन में है, और उसकी लोकेशन भी। इतना कहकर वो हंस दिया और आरुष उसे हैरानी से देखने लगा। ऋत्विक बोला, हैरान होने की जरूरत नहीं है, मुझे अलीशा पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मुझे पता था कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली, इसलिए ऐन मौके पर ये सब कुछ करना पड़ा मुझे। तभी पुलिस इंस्पेक्टर उसकी गाड़ी के पास आए और बोले, मिस्टर सिंघानिया, अब हम क्या करेंगे, कैसे पहुंचेंगे हम लोग उन लोगों के तक? ऋत्विक ने उन्हें सब कुछ बताया और फोन पर लोकेशन चेक किया तो वो लोकेशन अलीशा के ही पापा की एक फैक्ट्री, पुरानी फैक्ट्री का था, जिसका काम किसी वजह से बीच में ही रुका हुआ था। तो वो बिल्डिंग आधी ही तैयार थी। ऋत्विक ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और साथ ही उसके पीछे इंस्पेक्टर ने अपनी गाड़ी लगा दी। ऋत्विक लोकेशन को फॉलो करते करते उस जगह तक पहुंच गया जहां अलीशा शवी को लेकर आई थी। उसकी गाड़ी भी वहीं लगी हुई थी। ऋत्विक झट से गाड़ी से उतरा और उसके पीछे पीछे आरुष और पुलिसकर्मी भी। बाहर आके ऋत्विक उस बिल्डिंग की तरफ अपनी कमर करके दोनों हाथ रखकर देखने लगा और फिर बोला, आज ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देना है मैंने, ताकि मेरे और मेरी जाना के बीच में फिर कभी कोई ना आ सके। और ऐसा उसने आरुष की तरफ देखकर बोला था। फिर बिना आरुष का रिएक्शन जवाब का इंतजार किए बिना ही वो चल पड़ा बिल्डिंग की तरफ, और उसके पीछे पीछे सब लोग। एंट्रेंस तक पहुंचा तो सामने खड़े गुंडों ने रोक लिया। ऋत्विक ने प्यार से समझाया, लेकिन वो नहीं माने, तो आरुष और ऋत्विक ने मिलकर उन्हें मनाया खौफनाक तरीके से। अंदर सब कुछ मलबा सा बिखरा पड़ा था। ऋत्विक ने सबको चुप रहने का इशारा किया और इधर उधर देखकर एक जगह का मुआयना करने लगा। फिर वहां एक तरफ उसे कुछ रोशनी सी दिखाई दी, क्योंकि जहां वो अभी खड़े थे वहां बस अंधेरा ही था। वो धीमे कदमों से उस तरफ बढ़ने लगे। वहां एक तरफ लोहे के बड़े बड़े ड्रम्स पड़े हुए थे। वो उनके पीछे छुप गए और देखने लगे। शवी को एक चेयर से बांध कर रखा हुआ था और उसे होश आ चुका था, और सब याद भी वो यहाँ कैसे पहुंची होगी। और अलीशा उसके पास ही खड़ी थी और बाकी सब गुंडे अपनी अपनी गन्स के साथ उसके पास खड़े थे। अलीशा एक पैर चेयर पर रखकर शबी का मुंह पकड़कर बोली, होश आ गया जानेमन,
अब मुझे ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि इतनी समझदार तो होगी ही तुम, तभी तो मेरा ऋत्विक तुमसे इतने इस कदर प्यार करता है कि उसे मेरा उसके लिए प्यार जुनून नज़र ही नहीं आता, नहीं नज़र आता उसे कि मैं उसे कितना चाहती हूँ। और इस सब की एक वजह है और वो हो तुम, क्योंकि तुमने ही कोई तो जादू करके रखा है उन सब पर, वरना उसकी पसंद इतनी मिडिल क्लास कैसे हो सकती है? आई मीन उसका और तुम्हारा कोई मेल ही नहीं है। उसकी ज़िंदगी के स्टेटस के हिसाब से तो मैं एकदम फिट बैठती हूँ उसकी लाइफ पार्टनर बनने के लिए, क्योंकि मुझ में वो सब है जो उसके स्टेटस को मैच करता है। उसकी बात पर शवी मुस्कुराकर बोली, अच्छा तो आपको क्या पूरा कॉन्फिडेंस है जो आप कह रही हैं उस बात पर? अलीशा उसे आंखें दिखाते हुए बोली, पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। शवी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अच्छा अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर आपको ऋत्विक जी को पाने के लिए मुझे मोहरा क्यों बनाना पड़ रहा है? क्यों मुझे बीच में लाए बिना आप उन तक नहीं पहुंच सकते? अगर प्यार सच्चा है तो प्यादों की जरूरत नहीं पड़ती मिस अलीशा। उसकी बात सुनकर अलीशा तिलमिला गई और शवी आगे बोली, क्योंकि आप जानती हैं कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए आप हर बार अपनी घटिया सी चालों से मुझे ही मोहरा बनाती हैं ताकि उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर सकें और इसी के जरिए आप उन्हें इमोशनली डाउन करके उनके करीब आ सके। आपको पता है कि मेरे लिए वो पाताल तक भी पहुंच जाएंगे। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अलीशा ने शवी के बालों को कसकर पकड़ लिया और जबड़े बीच कर बोली, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास मैंने, अब बस अगर एक भी शब्द मुंह से निकाला ना तुम्हारे तो पास खड़े हुए गुंडे के हाथ से गन पकड़कर शवी के माथे पर रखते हुए जिंदगी में दोबारा कुछ बोलने लायक नहीं रहोगी। आई बात समझ में? ऋत्विक का सबर जवाब दे गया था और अब वहां से निकलकर अलीशा के कमरे के पास गया और शवी के बाल उसके हाथों से छुड़वाते हुए गुस्से से अलीशा की तरफ देखने लगा। अलीशा को तो होश ही उड़ गए थे जैसे ऋत्विक को वहां देखकर और उसके बाद आरुष और पुलिस वालों को देखकर, और वो हैरानी से बोली, ऋत्विक तुम यहाँ? ऋत्विक बोला, हाँ मैं क्यों, उड़ गए होश मुझे देखकर, और वो भी इतनी जल्दी? एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना कि तुम्हारा फुल प्रूफ प्लान आखिर फेल कैसे हो सकता है? भूल गई थी शायद तुम कि ऋत्विक सिंघानिया को चैलेंज करके आई थी तुम। और खैर वो सब छोड़ो और बताओ कि अभी अभी शवी की तरफ देखते हुए जो नम आंखों से मुस्कुराते हुए उसे ही देखी जा रही थी, फिर अलीशा की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, क्या हरकत की थी तुमने? कहा था ना मैंने कि मेरी जानो कोई खरोच तक भी आई तो तुम्हारा क्या हश्र होगा, तुम सोच भी नहीं सकती। और तुमने वही गलती कर दी। हिम्मत भी कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की तुम्हारी? आगे बढ़कर उसके बालों से पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करके गुस्से से बोला, ऐसे ही पकड़ा था ना तुमने मेरी जाना को अभी अभी? अलीशा की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था और आंखें भी दर्द के कारण नम हो गई थी। ऋत्विक टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तक तो बहुत मजा आ रहा था ना, जब मेरी छवि को ऐसे ही बेरहमी से पकड़ा था ना, तो सोचो कितना दर्द हुआ होगा उसे। सही कहते हैं ना, जब खुद पर बीती है तभी उस दर्द का एहसास होता है। ये एहसास इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आगे से किसी को तकलीफ देने से पहले तुम्हें खुद इस दर्द का एहसास हो जाए। इतना कहकर उसने उसे झटके से छोड़ दिया और अलीशा 2 कदम पीछे हट गई। ऋत्विक उसे घूरते हुए शवी की तरफ बढ़ा और तभी गुंडे ने आकर शवी के ऊपर गन पॉइंट कर दिया और बोला, ए हीरो, बहुत हुई तेरी हीरोपंती, अब जरा हम लोगों को भी मौका तो दे दो ना विलनगिरी दिखाने का। तेरी ये शमिया तो समझो गई अब। अलीशा मुस्कुराने लगी और अपने आदमियों की फुर्ती देखकर बोली, देखा ऋत्विक बेबी, अब तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी शायद इस शवी की किस्मत में मरना ही लिखा है। तुम छोड़ो ना इसे। उसके पास आकर उसके गले में बाहें डालकर बोली, एक नजर मेरी और देखो तो पता चले कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ इस छवि से। खूबसूरत हूँ, इंटेलिजेंट हूँ और ऊपर से अमीर भी हूँ, तो हमारा परफेक्ट मैच बनता है। एक मौका देकर देखो, मैं वादा करती हूँ कि इस छवि को चंद दिनों में ही भूल जाओगे तुम। मेरे प्यार को समझकर देखो एक बार, इसे छोड़ दूंगी मैं, लेकिन फिर कभी ये हमारे बीच ना आए। इस शर्त पर तुम मेरी बात मान जाओ तो देखो सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम मिल जाओगे और इस छवि को इसकी जिंदगी मिल जाएगी। सब तुम्हारे फैसले पर डिपेंड है करता है। उसकी बात सुनकर ऋत्विक ने झटके से उसकी बाहें अपने गले से हटाई और बोला, तुम्हें समझ नहीं आता एक बार में? कितनी बार बताऊं तुम्हें कि ऋत्विक सिंघानिया सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि का है और उसका ही रहेगा, और तुम उसकी जिंदगी बख्शोगी। गलत फहमी में जी रही हो तुम। जिंदगी की भीख तो
तुम्हें अपनी मांगनी पड़ेगी थोड़ी देर में। जब पुलिस तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगी, मेरी जान की रक्षा के लिए मैं अभी जिंदा हूँ, तो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए मेरा प्लान जरूरी था। उसने उसे बातों में उलझा कर रखा हुआ था कि इतने में ही किसी ने पीछे से आकर उस गुंडे जिसने शवि के ऊपर गन पॉइंट की थी के हाथों से गन छीन ली और उसे उस गर्दन से पकड़कर उसी के ऊपर पॉइंट कर दी। पूरा सीन पलट चुका था। अलीशा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हो क्या रहा है आखिर जी। ऋत्विक ने जल्दी से शवि को खोल दिया और उसका माथा चूमकर उसे कसकर गले से लगा लिया। शवि ने भी खुद को उसकी बाहों में सौंप दिया था। दोनों कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे, फिर अलग हुए तो ऋत्विक फिर से अलीशा की तरफ बढ़ा जिसने उस गुंडे पर अब गन पॉइंट की थी, तो वो आरुष था। तभी पुलिस ने आकर एक एक को पकड़कर धर दबोचा और अलीशा देखती रह गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।